बीजेपी में नए युग और नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। क्या इस नए दौर में राम मंदिर और धारा 370 जैसे मुद्दे पुराने पड़ चुके हैं? क्या इस नए मुद्दों और विचारों को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी विचार करेगी। क्या दिशा होगी और क्या दशा होगी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जी नमस्ते, धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। प्रकाश जी, कहा जा रहा है कि पार्टी में नया युग, नया दौर है। किस ढंग से देखते हैं इस नए दौर को और नए युग को? ये नया दौर ऐसा है कि 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलकर सरकार मिली है और लगातार राज्यों में हमारी विजय हो रही है। तो आज कश्मीर में भी हमारी सरकार हो गई, झारखंड में हो गई, हरियाणा में हो गई, महाराष्ट्र में हो गई। ये बहुत बड़ी सफलता है और भी ये सफलता का दौर जारी रहेगा। तो नया युग ये है कि लोगों ने विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीकों को, नेतृत्व मोदी जी का स्वीकार किया है और उसका परिणाम हमने दिखाया। जो कांग्रेस के काल में स्कैम हुए थे उसी को हमने सबका स्वागत करने लायक कदम बना के दिखाया, चाहे कोयला खदानों का आवंटन हो या टेलीफोन स्पेक्ट्रम का हो। जो उनके 2 बड़े घोटाले हुए जिसकी कालिक उनके मुंह पर आज भी है, वो हमने सफ़ेद काम करके दिखाया। तो ये नई पहल है। लोग सुशासन चाहते, लोग विकास चाहते, हम दे रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। आप कह रहे हैं ये नई शुरुआत, आप कह रहे हैं नई शुरुआत है, विकास है, सुशासन है। लेकिन आप ही के पार्टी में बहुत से ऐसे नेता हैं जो धर्मांतरण की बात करते हैं। संघ परिवार के जो दूसरे लोग हैं, वीएचपी के नेता हैं, तमाम धर्मांतरण और दूसरे मुद्दों को लेकर अभी भी पीछा नहीं छूट रहा है। संघ के अभी प्रतिनिधि सभा हुई, उनका ऑफिशियल रिजोल्यूशन है, उस पर चर्चा करिए ज़रा कि क्या उसमें आपको आपत्ति लगा या क्या लगा, क्योंकि उसकी तो किसी ने चर्चा नहीं की। आपत्तिजनक कुछ होता तो आपने तो बहुत धमाका किया होता, लेकिन किसी ने उस पर चर्चा नहीं की, क्योंकि नो न्यूज़ इज़ न्यूज़ फॉर मेनी चैनल्स। सवाल ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी की लाइन बिल्कुल साफ है। हम विकास की बात कर रहे हैं, हम सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं, हम पारदर्शी तरीके से सुशासन देने की बात कर रहे हैं और हम वो करके दिखा रहे हैं। पर साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, तमाम लोग हैं, साध्वी निरंजना है, इन सबका क्यों नहीं आप लोगों के कंट्रोल में आ रहे हैं? नहीं, सभी कंट्रोल में है। जिनको जो हमारे सांसद है उनको तो हमारे यहाँ से तुरंत बताया भी गया और मुझे लगता है आप कोई उनके तरफ से नहीं आए। लोग कहते हैं मोदी का बहुत डर है, अमित शाह का बहुत डर है, लोग उनकी आवाज़ नहीं निकलती उनके बिना। तो फिर भी उसके बाद पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती है या पार्टी में ये तमाम आवाज़ें उठती हैं, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं नरेंद्र मोदी? नहीं, ऐसा है ही नहीं। पहले तो डर का भाव हमारे पार्टी में होता ही नहीं, प्यार होता है और प्यार ही चलेगा। डर नहीं, प्यार से, और प्यार ही करते हैं एक हमारे नेताओं से और नेता भी अनुयायियों से। मुद्दा यह है कि पार्टी ने बिल्कुल, हमारे कोई सांसद ने अगर कभी गलत बयान दिया तो मैं तुरंत उसको, हम तुरंत करेक्ट करते हैं, तो इसमें कोई कोताही नहीं बरतते। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो पीछा करते हैं मंत्रियों का, कोई कौन सी ड्रेस पहन रहा है, कोई कहाँ मिल रहा है, या ऐसा आपके बारे में भी चर्चा हुई, ऐसा कभी है किसी के नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। अफवाहों का कोई जवाब नहीं होता और अफवाहें फैलाना एक बहुत बड़ी रोमांचक कहानी है। सच्चाई ये है कि सुबह 3 बजे मलेशिया में इतना पूरा दिन भर काम करके 3 बजे आकर फिर तुरंत काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से संवाद कर रहे हैं, जिस तरह से पार्लियामेंट में पूरा का पूरा समय, यानी संसद शुरू होने के दिनों में 9 बजे से रात को लास्ट आखिरी में हो जाते हैं। इतना मेहनत करने वाला और इतना समय संसद भवन में बैठने वाले प्रधानमंत्री के कब देखे लोगों ने? तो ये नई शुरुआत है, यही है स्टैमिना उनका। लेकिन वो चर्चा चैनल वाले नहीं करना चाहते, क्योंकि हर एक का एजेंडा होता है, आज़ादी होती है। लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि लोग मोदी जी के तौर तरीकों को, मोदी जी के नेतृत्व क्षमता को, उनके निर्णय क्षमता को, और जैसे उन्होंने लोकसभा में भाषण में कहा कि मेरे राजनीतिक सूझबूझ को तो मानोगे, तो वैसे राजनीतिक सूझबूझ को लोग दाद देते हैं। आपने मोदी जी की इतनी तारीफ की, अटल जी और मोदी जी में क्या फर्क है? उनका प्राइम मिनिस्टर काल और नरेंद्र मोदी का अटल क्या जी फर्क है? मोदी जी के गुरु है, तो गुरु और शिष्य यही परंपरा है। और अटल जी का हर व्यक्ति का, अब अशोक और दूसरा रिपोर्टर
उसमें भी फर्क होता है। तो हर एक का व्यक्तित्व अलग होता है, लेकिन दिशा एक है, विचार एक है, और अटल जी उनके गुरु है। और अडवाणी जी क्या है मोदी जी? अडवाणी जी तो श्रद्धेय है ही, वो हमेशा कहते ही है। वो गुरु जी नहीं है मोदी जी? तो गुरु और श्रद्धेय इसमें फर्क नहीं होता, दोनों का अर्थ तो वही होता है। जो हमारे, देखो हमारी एक ही पार्टी है जिसमें लोगों को पूरा सम्मान भी है, और लोगों की जो पहचान है वो हमेशा रहती है, क्योंकि अटल जी अब इतने दिनों से बीमार है, लेकिन हमारे फ्रेम में भी अटल जी है, अडवाणी जी का मन में भी अटल जी है। और अटल अडवाणी ये एक रूप है हमारे यहाँ। देखो हम जब घोषणा देने शुरू किए पार्टी में आकर, तो अटल अडवाणी एक निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, ये नारा था। तो ऐसे नारे देकर आए। तो अटल अडवाणी में हमारे यहाँ फर्क नहीं है, दोनों गुरु। लेकिन इस नए दौर में ये पुराने नेता गायब हो गए हैं, पिछाड़ दिए गए हैं ना। अटल जी तो चलो बीमार हैं, लेकिन अडवाणी जी, जोशी जी, कोई पूछ नहीं रहा पार्टी में। क्या उनका दौर खत्म हो गया आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल। वो हर हमारे सांसदीय दल के मीटिंग में वो मंच पर होते हैं, उनका हमेशा मार्गदर्शन है। और सब में आपको प्रॉब्लम ये है कि अडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी जी कुछ बोल नहीं रहे उल्टा सीधा कि आपको जो चाहिए कि भाई कोई नाराज हो गया, ऐसा तो है नहीं। अरे भाई हमारे यहाँ व्यवस्था है, और वो पार्टी का आज भी इनके यानी जो 80 के दशक में आए हैं वो भी इतने जोर से काम करते हैं कि वो देखते रहते हैं, हम भी तो उनसे प्रेरणा लेते हैं हम। क्या उनकी यूटिलिटी सिर्फ यही है कि प्रेरणादायक ही रह गए हैं? पार्टी में, सरकार में उनकी यूटिलिटी नहीं है प्रकाश? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि हर एक को जो रोल है वो रोल और उसके अनुसार वो काम करते हैं, और वो मार्गदर्शन सबसे बड़ा काम होता है। देखो पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों को थे यहाँ, वो संगठन मंत्री जो होते थे उनके, तो वो जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी है वो ही नेवर बिकम्स मिनिस्टर। तो कभी उनको पूछा कि आप सत्ता में नहीं है तो आपका महत्व कम हो गया? नहीं होता है। क्या सारे मंत्री जनरल सेक्रेटरी के यहाँ जाते हैं। क्या अटल अडवाणी की जगह अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ले लिया? जो राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाती थी पहले, अटल और अडवाणी, क्या अब मोदी और अमित शाह वही जगह पर हैं? यही तो भारतीय जनता पार्टी क्यों जिंदा रहती है, क्योंकि हर 10 साल के बाद हमारे पास नई जोड़ी होती है मैदान में जाकर जोर से काम करने के लिए। 10-15 साल वो काम करती है, फिर दूसरे भी आते हैं। ये कंटिन्यूअस लगातार एक बहाव के तरह अच्छे अच्छे लोग आते हैं, टैलेंट को यहाँ जगह मिलती है। न यहाँ जात पर, न यहाँ पात पर, न यहाँ धनबल पर, न बाहुबल पर, और न ही राजनीतिक विरासत से। हमारे सभी नेता जो प्रमुख है वो सभी नेता अपने अपने मेहनत से, प्रतिभा से, लगन से और हमारे नेताओं के मार्गदर्शन से आज यहाँ पहुँचे। मतलब राम लक्ष्मण, आज के राम लक्ष्मण मोदी और अमित शाह हैं। ये राम लक्ष्मण आपको बोलना है, बहुत भारतीय परंपरा में बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये सच्चाई है कि जैसे अटल अडवाणी जी का एक उस समय वो प्रमुखता से सारा देखते थे, ऐसे हमारे यहाँ एक ही पार्टी है। नहीं तो लोग जन्म भर के अध्यक्ष होते हैं बाकी दूसरे, मतलब जैसे अटल अडवाणी थे आज मोदी और अमित शाह, ये तो कह सकते हैं। इसमें तो हम निश्चित रूप से ये कहेंगे कि हमारी एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है कि जहाँ हर 3 साल बाद अध्यक्ष बदलता है, 2 टर्म के बाद बदलता है, तो नई नई व्यवस्था है हमारे यहाँ। मतलब अटल अडवाणी का जगह मोदी और अमित शाह नहीं ले सकते? नहीं, अटल अडवाणी अपनी जगह है और वो हमारी हमेशा प्रेरणा स्रोत है। अब पार्टी की दशा दिशा क्या होगी प्रकाश जी आगे? कुछ दिल्ली चुनाव के बाद दिल्ली को दिशा देंगे और हमारी दशा नहीं होगी, दुर्दशा का सोचने वालों की दुर्दशा होगी। लेकिन दिल्ली में तो दुर्दशा हुई नहीं हुई। ऐसा है, कांग्रेस का दिवालियापन हुआ, हमने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया, दिल्ली वालों ने इतना पसंद किया कि 24% के 9% रह गए, और 9% रहने के कारण उनके 15% वोट अगर जाके आपको मिले हैं तो वो तो उनको बोनस हो गया। तो हमारे वोट बरकरार है, आपके वोट बरकरार है, और उनको 15% का बोनस मिल गया। तो इसलिए नतीजा है, एक शहर का चुनाव है। लेकिन प्रकाश जी, लोग कहते हैं कि बहुत एरोगेंट हो गए थे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी सरकार, मंत्री, नेता, इसलिए एक सबक सिखाना था कि दिल्ली में हार दिखा करके बीजेपी के कार्यकर्ता और संघ के लोग सामने नहीं आए। प्रकाश जी, ये बात पार्टी के भीतर भी उठती है। आप लोग भी बेशक कैमरे पे ना बोले, लेकिन
बिना कैमरे के तो आप लोग भी चर्चा करते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं एरोगेंसी आ गई थी और ये इसीलिए सबक सिखाना था। ऐसी चर्चा कभी भी मैं करता नहीं, क्योंकि मेरे मन में ही आता नहीं। आप नहीं, आपकी पार्टी का और दूसरे नहीं, पार्टी के दूसरे लोगों से मेरा मतलब नहीं है, इसलिए कि नाम जिसका नहीं बताते वो किस पार्टी के कौन क्या बात करते हो। सवाल ये है कि आप जो बेचना चाहते हो वो नहीं बिकेगा, क्योंकि एक दिल्ली अपवाद है। नियम है कि हम 2019 को पहुंचते पहुंचते लोकसभा में चुनाव में हमारे 20 मुख्यमंत्री होंगे, 20 राज्य एनडीए के होंगे। लेकिन प्रकाश जी भी कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं से दूर होगी। संघ ने भी कहा, पीछे मीटिंग हुई थी कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं हुआ कि परसेप्शन ये जा रहा है लोगों में कि किसान विरोधी हो गई पार्टी, आम आदमी विरोधी है, लोगों से कनेक्टिविटी नहीं है, दूर हो गए हैं, पार्टी में कार्यकर्ता मिल नहीं सकता है। तो आप क्या है, आपको सवाल पूछने के लिए आप आपकी भड़ास निकाल सकते हो क्योंकि वो आज़ादी है, या आपको जिन अफवाहों को बल देना है या लोगों के मन में ठोसना है वो कह सकते हो। लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि वी आर ए यूनाइटेड पार्टी, वी आर ए थिंकिंग पार्टी। ये किस पार्टी के मीटिंग में या संघ और पार्टी की मीटिंग में ये थोड़ी ना चर्चा हुई। आप कुछ भी कहोगे वो थोड़ी ना उसका ये होता है, जो हम ब्रीफ करते हैं वही पार्टी में होता है। जैसे पुराने नेताओं को प्रकाश जी दूर किया गया या वो मार्गदर्शक भूमिका में आ गए तो अच्छे है। तो क्या हर घर में भी ऐसा होता है? आप भी जब 70 साल के होंगे तो थोड़े ही आपने इंटरव्यू लेते होंगे, आप तो इंटरव्यू देते होंगे, तो ऐसा क्या करते हो? प्रकाश जी, उसी ढंग से एक सवाल ये भी उठता है कि धारा 370 और राम मंदिर मुद्दा, क्या जैसे अटल अडवाणी नेपथ्य में चले गए हैं मार्गदर्शक की भूमिका में, क्या ऐसे ही राम मंदिर और धारा 370 अब बीजेपी के पीछे छूट गए हैं? नहीं, काहे के पीछे छूटे हैं? राम मंदिर हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि वही राम लला का जन्म हुआ और वही राम मंदिर है। यह इलाहाबाद कोर्ट ने कहा, बीजेपी ने नहीं कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। अब वो मुद्दा चैलेंज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में है। हमने पहले से कहा है, वो बार बार कहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है क्या है हमारी भूमिका। हम हमेशा ही जो कहते हैं वही भूमिका हमारी है कि कोर्ट के निर्णय से या दोनों समुदाय के सहमति से भव्य राम मंदिर बनेगा, या हमने पहले से कहा है। तो इसको किसी ने भी आज तक उसको ऑब्जेक्शन नहीं किया, आपने भी नहीं। और धारा 370 में बीजेपी जो धारा 370 में तो बिल्कुल ये कहा कि मोदी जी ने जैसे चुनाव प्रचार में कहा, ये एक नई रचना थी, एक नई विचार के लिए, सोच के लिए मजबूर किया। कश्मीर में भी उस पर चर्चा हुई कि क्या 370 धारा के कारण महिला आरक्षण नहीं मिल रहा है, ओबीसी आरक्षण नहीं मिल रहा है, गरीबों को न्याय है, पंचायतों को अधिकार है, वो अगर नहीं मिल रहे तो क्या 370 का उपयोग हुआ या नहीं हुआ, ये उन्होंने उस समय पूछा था। अब दोनों का तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है हमारा। और कॉमन देखो, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ऐसे हो गए हैं, पानी बिना मछली हो गए, तो वो तो चिल्लाएंगे। प्रकाश जी, हम बात कर रहे थे कि बीजेपी कुछ कॉम्प्रोमाइज करके सत्ता में बना रहना चाहती है। चाहे जम्मू कश्मीर का उदाहरण है, धारा 370 को बेशक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की आप बात करें। सवाल ये भी उठ रहा है प्रकाश जी, अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है बेंगलोर में, उन जो मुद्दे छूटे हैं, क्या आपके राजनीतिक प्रस्तावों में दूसरे मुद्दे जो विदेश नीति के ऊपर मोदी जी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे इलेक्शन से पहले, हम सबक सिखा देंगे, हम झुकेंगे नहीं, तो आपको लगता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये तमाम मुद्दों को जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन पे कुछ समाधान मिलेगा? आप अफवाहों के आधार पे या आपके एजेंडा के तहत जितने भी उल्टे सवाल पूछोगे उसका मेरा जवाब ठोक कर यही रहेगा कि हमारे पार्टी में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसमें कोई चिंता का विषय। ये सामूहिक रूप से चलने वाली पार्टी है, ना हमने कोई झूठा वादा किया, हर वादे पर हम खरे उतरे हैं। जिस काले धन की कांग्रेस ने चर्चा की, जब जवाब दिया तो खत्म हो गया उनकी चर्चा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे 15-15 लाख रुपए अकाउंट में जाएगा, वही मैं बता रहा हूँ। नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं, मैं ही बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया एसआईटी की स्थापना करो। आज एसआईटी की स्थापना 2.5 साल कांग्रेस ने नहीं की, 2011 से हमने 2.5 दिन में कर दी, तो ये बड़ा चमत्कार है। और इसके आगे जाके हमने अब लगभग, जैसे कल अरुण जी ने कहा कि लगभग 2,500-3 हज़ार करोड़ के काले धन का पता अभी चल भी गया। जो भी 500 केसेस प्रोसेस हो रहे हैं,
जैसे जैसे कोर्ट में जाएंगे आपको नाम पता चलेगा। लोगों के खातों में कब आएंगे? जब मोदी जी ने घोषणा की थी कि लोगों के खातों में चले जाएंगे। जब काला धन देश में आता है तो देश के तरक्की में लगता है, क्योंकि जो नया कानून बनाया है वो हमारा दूसरा रिजॉल्व है, उसमें 30% टैक्स है, 30% पेनल्टी है और 40% उसको विदेश के बैंक में लाना है। तो 100% जो पहले बताएगा और जो नहीं बताएगा समय सीमा में, उसको तो जो भी जब्त होगा उस पर 300% उसका है। तो ये आप देखिए, आप देखते रहिए, इस देश की सूरत अच्छे के लिए बदलेंगे। यूपी, बिहार और बंगाल में चुनाव होने वाले हैं सर पे, तो वहां के लेके कुछ खास तैयारी है क्या? कुछ खास अलग मुद्दे होंगे वहां को लेकर के? हर राज्य के मुद्दे अलग होंगे, हर राज्य के परिस्थिति के अनुसार होंगे, हर राज्य की रणनीति अलग होगी और हर राज्य के ये जो 3 चुनाव आपने बताए उसकी तैयारी की चर्चा भी इसमें होगी। दिल्ली से सबक भी लेंगे इन 3 राज्यों के चुनावों में? अरे भाई, हम विचारशील पार्टी है, हम हर अप एंड डाउन का विचार करते हैं। विजय क्यों मिला ये भी देखते हैं, कभी विजय नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला ये भी देखते हैं। प्रकाश जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।